हमारे प्रिंसिपल थे कालीचरण मिश्र। फेयरवेल में उन्होंने कहा कि तुम में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, तुम में से कोई ललित बाबू की तरह नेता भारत सरकार का मंत्री बनेगा। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो बैठा है शाहनवाज यही बन सकता है। अच्छा। उनकी भविष्यवाणी थी। और भी कोई बड़ा आशीर्वाद दिया है, गुरु का आशीर्वाद एक बार तो खाली नहीं गया। तो मैं भी अपने को बांध कर चलता हूँ और कहीं बताता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें से कोई ललित बाबू की तरह केंद्र में जाके मंत्री बनेगा। तो आप कैबिनेट मंत्री तो बन लिए, इसके अगले आशीर्वाद की आप बात नहीं कर रहे हैं, तो दो ही पद बचता है, या तो मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। मैं पहली बार उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ, अपनी रौबदार आवाज़ में। आवाज़ जैसी थी मेरी। तो उनको लगा कोई बुजुर्ग आदमी है, बोले हाँ बोलिए शाहनवाज साहब। दूसरी बार मैं जब उनके यहाँ सुबह गया, पहुँचे तो वो बैठे थे मूंछ वाले शिव कुमार जी। तो उन्होंने कहा हाँ लड़के बताओ किससे काम है। मैंने कहा अटल जी ने बुलाया है। उन्होंने कहा अच्छा अटल जी ने तुम्हें बुलाया है। तो मिला ही नहीं रहे थे मुझे। फिर उतने देर में अटल जी बाहर आए, बोले भाई वो शाहनवाज साहब आने वाले थे। तो मैंने कहा सर मैं ही हूँ। तो बोले अच्छा आप हैं शाहनवाज। आपका एक वाकया बड़ा मेरे कई लोगों ने सुनाया है कि तस्लीमुद्दीन तो अपने इलाके के धाकड़ आदमी थे, दबंग, बाहुबली। और आपकी माशाअल्लाह उस टाइम पे कद काठी कोई ऐसी दबंग वाली पतली दुबली सी। लेकिन आपको देखते उनको सुसु आ गया कुछ। जब मैं 98 में हारा था तो मेरी मिसेस से कहा था कि अगली बार मेरा बेटा जीतेगा भी, मंत्री भी बनेगा, लेकिन मैं नहीं रहूँगी। अच्छा, बोल के ये बोल गई थी। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब मेरी अम्मी कह के गई हैं तो 99 में मैं जीतूंगा ही। बीजेपी ने कभी मेरा टिकट काटा नहीं आज तक। 19 में 19 में क्या हुआ? 19 में वो नीतीश कुमार जी आ गए हम लोगों के साथ, वो सीट जेडीयू को चली गई। नहीं, ये कहने वाली 24 में भी जेडीयू को चली गई। आप लड़े कहाँ से? किशनगंज से, ठीक। और किशनगंज के बाद आप कहाँ? भागलपुर भी गए। तो भागलपुर की जगह कोई तीसरी भी सीट भी तो हो सकती थी ना आपकी। 2015 में जब आपकी मोदी से मुलाकात हुई तो मोदी जी ने आपको कहा कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ये सच है? हाँ, वो उस वक्त में मन नहीं बना पाया था। अब की बार 2025 में मन आपका है बना हुआ? अब मैंने तय किया है। तो अगर मान लीजिए चुनाव हो तो और अकेले दम पे, फर्ज करिए कि अकेले दम पे आपकी सरकार बनाने की स्ट्रेंथ है और उसमें जनता दल यूनाइटेड भी आपके साथ है, तो तब आपकी पार्टी नहीं सोचेगी कि मुख्यमंत्री मेरा ही होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप भी सालों से जानते होंगे, 30 से 40 साल से जानते हैं। हाल फिलहाल में जो उनकी कुछ वीडियो सामने आए, कहाँ कोई वीडियो आया ऐसा? कुछ नहीं। कोई तेजस्वी यादव का तो कोई मामला ही नहीं है। इस बार उनको मैक्सिमम 23 सीट आएगी। मैं और रेनू एक बस में मिले थे। अच्छा। और वो 11th में थी और मैं पूसा में पढ़ रहा था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए। उनके दोस्त सुनते हैं कि तेरे पापा लव स्टोरी सुना रहे थे मेहर जी के साथ। आज के दौर में तो आपको कहते कि दूसरे लोग जो आपके विरोधी पार्टी वाले हैं वो तो लव जिहाद इसे कहते। नहीं, हमारा लव था, लव जिहाद नहीं। मैं आपके पॉडकास्ट पर ये गारंटी देता हूँ 1 इंच ज़मीन भी नहीं छीनेगी। कहते जी मंदिर कमेटी में मुसलमान क्यों नहीं? दूसरे धर्म वाले जी। तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल बताइए। कोई भी मस्जिद कमेटी में मुसलमान नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई दरगाह कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई कब्रिस्तान कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई खानका कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा। तो जब मस्जिद कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा तो आप क्यों मांग रहे हैं कि आपको मंदिर कमेटी में दिया जाए? जब मोदी और मोदी जी के साथ जोड़ के मुसलमानों की बात होती है तो कई सारे प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। सवाल लोग ये करते हैं कि मोदी जी अगर मुसलमानों को इतना अच्छा मानते हैं, समझते हैं, तो उनकी पार्टी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है उतना क्यों नहीं है, उतने नेता क्यों नहीं आए? सैयद शाहनवाज हुसैन हैं और मुख्तार अब्बास नकवी हैं, लेकिन उसके बाद कि मैं किसी बड़े लीडर का अगर नाम मैं सोचना चाहूँ तो किसके नाम पर मैं सोचूँ? मेरे पॉडकास्ट के आज के मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन और बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सबसे कम उम्र में केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने तक के सफ़र के बाद दिल्ली और बिहार की राजनीति, दोनों जगह की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक पहचाना हुआ चेहरा है, पहचाना हुआ नाम है। ये उनका परिचय देश के हिसाब से है, पार्टी के हिसाब से है, लेकिन मेरे लिए उनका परिचय थोड़ा सा अलग है। मेरे लिए पहले वो मिथिला के लाल हैं,
फिर वो बिहार की शान है, फिर हिंदुस्तान की राजनीति में एक सौम्य चेहरे के तौर पे वो मेरी पहचान है। तो शाहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। मैंने कहा कि आप मिथिला के लाल हैं, तो भाई मैथिली वैथिली है या मैथिली बिसर गेलिए जाने सबके? छिए, बाजे छिए, लेकिन वो जे बहुत दिन से प्रैक्टिसिंग नहीं छिए। तो कोनो बात नहीं, प्रैक्टिसिंग नहीं छै, लेकिन मिथिलांचल आ मिथिला के लोग जे छै अपन दिल के भाषा जहन करत तहन तासँ मैथिलीए में गप करत। हाँ, जब बिहार के लोगों के दो बात है, जब गुस्सा होय छे तो अंग्रेजी बाजे छे, आ प्यार आवे छे तो मैथिली बाजे छे। अरे गजब। तो ठीक है, मैथिली में इनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन वो बात में पहले आते हैं शाहनवाज जी की बात, क्योंकि शाहनवाज जी सिर्फ मेरे या मिथिलांचल के लिए नहीं बल्कि समूचे देश के लिए हैं। देश की जनता उनको सुनना चाहती है और समझना भी चाहती है। शाहनवाज जी, मैं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अगर देखूँ ना, तो मेरे लिहाज से उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप पूछेंगे क्या? पूछिए। जी। आपको मैंने इतने दिनों के राजनीति में, जब से मैं देख रहा हूँ, करीब 25 साल से तो ज़रूर ही टेलीविज़न पे अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, मैंने एक भी दिन शाहनवाज हुसैन को कभी भी गुस्से में बोलते हुए, तमतमा कर बोलते हुए, उल्टा बोलते हुए या जबान स्लिप करते हुए कभी नहीं देखा। चेहरा संयत, सौम्य, शांत, भाषा कभी नहीं लड़खड़ाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ऐसे जी के बिल्कुल नहीं सहज इंसान होता है। मगर जब मैं आपको, आपकी पर्सनल लाइफ को देखता हूँ, तो आप मुसलमान हैं और आपने उस दौर पे बीजेपी को चुना जब अयोध्या आंदोलन पीक पे था। आसान नहीं रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। आप सुपौल के रहने वाले हैं, तो उस इलाके में आपके घर परिवार का कितना दबाव रह गया, ये क्या कर रहे हो, जो पार्टी मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट दिखती है उसमें तुम जा रहे हो। तो पहले तो उस पार्टी को चुनना जो कि आपकी कौम के हिसाब से थोड़ी उल्टी थी, वो नंबर 1। और उसके बाद आपने शादी की, शादी भी आपने हिंदू से की। तो ये दोनों ही चीज़ एक ऐसे इंसान का कह सकता हूँ मैं कि सिग्नेचर है, जो अंदर से जिद्दी होगा या अंदर से एक बारी फैसला कर लिया तो उस पर अटक गया और उसको हर कीमत पर पालन करने वाला। तो अब आप ये बताइए कि आप सौम्य सहज हैं या फिर अंदर से स्टबर्न और जिद्दी हैं? नहीं, देखिए, मैं एक टीचर के घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सैयद नासिर हुसैन बिहार के उर्दू मिडिल स्कूल में टीचर थे जी। और बहुत टीचर में बहुत पॉपुलर टीचर थे। सुपौल में हिंदू मुसलमान वर्ड नहीं है मिथिला। बिल्कुल बिल्कुल, सुपौल ही नहीं, उस पूरे इलाके की हाँ, मैं बात कर ऐसे तो मिथिला में ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन सुपौल में एक भी उल्टे सीधे मांस की दुकान नहीं है। एक थाली में लोग खाते हैं, बिल्कुल मैथिली बोलते हैं। बिल्कुल। तो उस ज़माने, अब तो धोती कोई नहीं पहनता, जब हिंदू नहीं पहन रहा तो मुसलमान कहाँ पहनेगा। तो धोती पहनते थे मुस्लिम लोग भी। हाँ हाँ, मैंने भी देखा। और कई बार तो सुपौल में मैंने बड़ी तादाद में मुस्लिम को छठ करते भी देखा है, छठ व्रत। बिल्कुल। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई विषय ही नहीं था हमारे लिए। बिल्कुल। हम कोसी कॉलोनी में जहाँ मेरा घर है, वहाँ 500 घर में एक घर मुसलमान का था, शाहनवाज हुसैन का, मेरे पिताजी का। कहने के लिए मुसलमान बस। और वो भी कोई ये नहीं था, चाची के यहाँ बगल में कुछ बन रहा है तो उनके यहाँ से कुछ आ रहा है। मेरे टीचर थे कृपानाथ झा, बहुत मानते थे मुझे। और बड़ा, वो जब कभी पेशाब के लिए जाते थे तो फ्लास्क में, बायोलॉजी के टीचर थे, पानी लेके जाते थे। अच्छा। कहते थे देखो मुस्लिम का ये चीज़ बड़ा पसंद है मुझे। मैंने कहा क्यों सर? बोले नहीं, देखिए इसमें ये होता है कि अगर एक बूंद भी कपड़े में लगे तो नापाक होगा, तो पानी से कम धुलेगा तो ठीक रहेगा। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि इतना, बहुत प्रकांड पंडित थे वो, बहुत अच्छे इंसान भी थे। हमारे प्रिंसिपल थे कालीचरण मिश्र, वो अभी जिंदा हैं। अच्छा, अभी भी जिंदा है? और उन्होंने हमारे प्रिंसिपल हो गए। फेयरवेल में उन्होंने कहा कि तुम में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, तुम में से कोई ललित बाबू की तरह नेता भारत सरकार का मंत्री बनेगा। अच्छा। और ललित बाबू इसी स्कूल से पढ़ के गए। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो बैठा है शाहनवाज यही बन सकता है। अच्छा। उनकी भविष्यवाणी थी। किस बेसिस पे उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी? क्योंकि मैं सरस्वती पूजा कमेटी को हेड करता था,
स्कूल में मैं सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था। अच्छा, बोलता अच्छा था। मतलब नेतागिरी आप जो है हाँ। स्कूल के टाइम से ही था। स्कूल के टाइम से। हाँ। फिर जब मैं भारत सरकार मंत्री बना तो स्कूल खोला गया, संडे को पहुंचा मैं सुपौल। अच्छा तो काली बाबू आए। अच्छा, प्रिंसिपल साहब। हाँ, काली बाबू रिटायर हो चुके थे, अच्छा, लेकिन आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और भी कोई बड़ा आशीर्वाद दिया है। और वो आशीर्वाद उनका मेरे साथ है। गुरु का आशीर्वाद एक बार तो खाली नहीं गया। तो मैं भी अपने को बांध कर चलता हूँ और कहीं बताता नहीं हूँ। आप देखिए, आप बता नहीं रहे, लेकिन आपने कहा कि गुरु जी ने कहा, झा साहब ने, कि इसमें से कोई, कालीचरण मिश्र जी ने, उन्होंने कहा कि इसमें से कोई ललित बाबू की तरह केंद्र में जाके मंत्री बनेगा। मैं बन के लौटा। तो आप कैबिनेट मंत्री तो बन लिए, इसके अगले आशीर्वाद की आप बात नहीं कर रहे हैं, तो दो ही पद बचता है, या तो मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं दिया, लेकिन उसके अलावा तो बस हो गया ना। भी बड़े पद बहुत हैं जो जिसका आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो हम लोग वहाँ सुपौल में रहते थे जी। हमारे दोस्त लोग थे, वो कभी हिंदू मुसलमान शब्द ही नहीं था। मैं जब फिर दिल्ली पढ़ने आया, यहाँ पूसा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के बाद जी। तो यहाँ मेरी मुलाकात एक बार आरिफ बेग साहब से हुई। अच्छा। एक हमारे यहाँ लड़का था सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। अच्छा। तो उसने कहा कि विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उसने कहा कि आरिफ बेग से मिलना है। मैंने कहा क्यों मिलना है यार, वो तो बीजेपी में है, मुसलमानों को तो बड़ा खराब बोलते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा एक बार मिलो तो सही। तो मैं आरिफ बेग साहब से मिला। अच्छा। आरिफ बेग साहब से मिलने के बाद एकदम उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया। अच्छा। उन्होंने, मुझे लगा, मैं तो क्रिटिक के तौर पे गया था उनसे मिलने, अच्छा। कि मुझे लगा कि आरिफ बेग साहब मुसलमान हैं, बीजेपी में हैं। और ये बात है 86-7 की। 86-7 जी। और आरिफ बेग साहब से जुड़ गया। फिर हमने एक बिहार जनसंघर्ष समिति बनाया। बिहारियों को बहुत बुरी हालत में यहाँ मैंने देखा, तो उसका प्रदर्शन करते थे। हमारी बड़ी साख बन गई। उस टाइम में SHO थे वहाँ सुरजीत लाल विरदी, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। तो बिहारियों पे जुल्म होता था कुछ, तो मैं जाता था तो बड़ी मदद होती थी। फिर आरिफ बेग साहब का चुनाव वो लड़े बैतूल से। अच्छा। असलम शेर खान को हराया। अच्छा। तो मैं प्रचार में बैतूल गया। 84 में भी मुजफ्फरपुर में मैं जब था, तो मैं राजनीति में थोड़ा बहुत जॉर्ज से प्रभावित था। अच्छा। लेकिन मेरे मामा और मेरे पिताजी को पसंद नहीं था। मैं टीचर का लड़का हूँ, तो मेरे मामा कहते थे भाई टीचर का लड़का है, टीचर ही बन जाए तो बड़ी बात है, कहाँ नेता बनने जा रहा है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम मुजफ्फरपुर से कटवा के सुपौल ले आए। फिर मैं दिल्ली आ गया। तो सुपौल से दिल्ली आप कैसे आए? यहाँ मेरा सुपौल में मन नहीं लगा। ठीक है। और मैं दिल्ली आ गया और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में एडमिशन हो गया हमारा। ठीक है, पूसा में। ठीक है। तो वहीं सुरेश श्रीवास्तव से मिले। अच्छा। तो मेरे दोस्त थे सुनील ममतानी, कमल बिलानी, ओम पाहवा, ये सब मेरे क्लोज फ्रेंड थे। तो अभी भी हैं संपर्क में? सब दोस्त या वक्त के साथ एकदम छूट गए? अभी ना, कल भी मेरा एक दोस्त है महेंद्र बिष्ट मिलने आया मुझसे। अच्छा। और बोला कि मैं 35 साल बाद मिल रहा हूँ। अच्छा। और मुझे फ़ोन आया था, मैंने अपनी ईद की पार्टी में बुला लिया था। अच्छा। तो वो अपनी पत्नी के साथ कल मिलने आया था। अच्छा। तो हमारा रिश्ता रहा, हम जुड़ते गए यहाँ। फिर आरिफ बेग साहब से उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग की, ऐसे रहना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बात करना है। गुरु की तरह उनका आशीर्वाद रहा। और 89 में मैं बैतूल में एक जगह जिम्मा मिला मुझे, पाढ़र एक इलाका, घोड़ा डूंगरी विधानसभा। अच्छा। वहाँ जाके मैं 15 दिन रहा और वहाँ पूरी विधानसभा को वहाँ देख रहा था मैं। और आरिफ बेग साहब जीते। फिर मैं युवा मोर्चा में आ गया। और विद्यार्थी परिषद का जब चुनाव चलता था JNU में, तो मैं प्रचार में जाता था। अच्छा। फिर मैं युवा मोर्चा में आ गया। उस वक्त राजकुमार भाटिया जी से मेरी मुलाकात हुई, जो विद्यार्थी परिषद वाले, उनका भी आशीर्वाद रहा। तो फिर जगत प्रकाश नड्डा जी जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने पहली बार मुझे अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया। अच्छा। मेरा इतना पुराना संबंध है उनसे। और उसके बाद हमने काम किया।
लेकिन एक बार नड्डा जी लड़ने चले गए हिमाचल एमएलए का चुनाव, और फिर उमा भारती जी अध्यक्ष बन गई। तो उमा भारती जी ने भी जब वो बनी तो मुझे डर लग गया कि ये तो अयोध्या से लौटी हैं, बाबरी मॉस्क डिमोलेशन का केस चल रहा है, और मुझे उनसे परिचय नहीं था। अच्छा, मतलब 1 to 1 नहीं था, दूर से देखा था, मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता था। लेकिन जब मैं उनसे मिला, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वो तो एकदम अलग मिजाज की थी, इतने प्यार से मिली, और मैंने बताया दीदी मेरा नाम शाहनवाज है, तो बहुत प्यार से मिली, मुझे बहुत आगे बढ़ाया, और हम लोगों ने तय किया कि इस देश में हिंदू और मुसलमान में झगड़ा क्या है। तो मैंने कहा सुपौल में तो मिथिला में झगड़ा होता नहीं, सुपौल में हम लोग एक थाली में खाते हैं, कुछ पूछते नहीं क्या मांस बना है, ये भी नहीं। आप जानते हैं हम मैथिल लोग जो है। एक बात बताइए, चूँकि मैं उसी जगह का रहने वाला हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नवरात्रों का जब टाइम आता है, अक्सर अखबारों की हेडलाइन होती है कि मीट की दुकान बंद कर दो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 50 तरह की नॉनवेज वॉनवेज का। आपने तो मिथिलांचल के आप रहने वाले हैं, वहाँ तो नवरात्रों में बलि दी जाती है और धड़ल्ले से दी जाती है, अष्टमी नवमी के दिन जो है, और वहाँ पे उसको प्रसाद बोलते हैं। हाँ, देखिए भारत अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मान्यता का देश, और मिथिला में हम लोगों को उतना धर्म के बारे में, और वहाँ कल्चर इतना मिक्स था, अभी भी मिक्स है कि कुछ पता ऐसा नहीं लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है। जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा पे, काली पूजा पे तो बड़ी तादाद में बलि होती है, और मैं तो जब एमपी था भागलपुर से, तो 2 जोड़ा कुर्ता पजामा लेके चलता था, क्योंकि मंदिर में जाइए और सामने बलि हो रही है, तो एक इम्प्रेशन बना दिया कि मुसलमान ही गोश्त खाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वेज और नॉन वेज वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। मिथिला में तो पंडित खूब नॉनवेज खाते नहीं हैं। भाई, बिना मछली के तो क्या, बिना मछली के तो कुछ होता ही नहीं है। आप देवघर चले जाइए, अट्ठा बनता है वहाँ घी में, तो कोई विवाद का विषय नहीं था। तो उमा भारती जी ने मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया। हमने एक दिन, उन्होंने कहा कि देखो हमारी इच्छा है कि गौवध पे प्रतिबंध लगे। मेरी भी मन में इच्छा थी कि मुसलमान और हिंदू में सब कुछ ठीक है, थाली में कई बार हो जाता है कि गौ मांस पे विवाद है, तो अगर मुसलमान इतना करें कि वो गौ मांस का सेवन बंद कर दें तो पक्की दोस्ती हो जाएगी। तो मैंने युवा मुस्लिम सम्मेलन किया, युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर पे, उसमें गौवध पे एक सम्मेलन तय हुआ। 28 जगह हमने किया। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 4 दिसंबर 1997 को हमने बड़ा मुस्लिम सम्मेलन किया। 97 उसी दिन लोकसभा भंग हो गई। उसमें अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, सिकंदर बख्श जी, उमा भारती जी और संघ के भी बड़े अधिकारी थे जो पब्लिक में थे। हमने प्रस्ताव पारित किया कि गौवध पे प्रतिबंध होना चाहिए। मैं बहुत दिन से इस पक्ष में रहा हूँ। कृपात्री जी महाराज ने बड़ा आंदोलन किया था गौवध पे प्रतिबंध का, तो मैं इस पक्ष में रहा हूँ कि गौवध पे प्रतिबंध होना चाहिए। और उसमें किसी मुस्लिम को क्या दिक्कत होगी भाई। रेगिस्तान में तो जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ वहाँ तो गाय होती नहीं थी। बिल्कुल। तो हराम हलाल कुछ चीज़ें की गई, कुछ की गई होंगी, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, अपने जो बहुसंख्यक समाज है उसके जज्बात की कदर करना, ये भी मुस्लिम भाइयों का फ़र्ज़ होना चाहिए। उस पर काम कम हुआ, लेकिन मैंने खूब काम किया। और उसी दिन मैंने उसका नाम अशफाकुल्ला खान नगर रखा। अच्छा। और मुझे शिविर जैसा क्या, वो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम का एक द्वार शाहनवाज द्वार भी रखा। अच्छा। वो जनरल शाहनवाज कहा था लिखने को, उसने जनरल ने लिख के शाहनवाज द्वार लिख दी। फिर क्या हुआ? अटल जी ने देखा, अरे शाहनवाज द्वार तुमने अपने नाम पे बना गया, नहीं सब जनरल शाहनवाज के नाम पे बना। अच्छा। फिर मेरी अटल जी ने, उस दिन संचालन हम कर रहे थे, तो उमा जी से कहा ये लड़का तो बड़ा अच्छा बोलता है, इसको लोकसभा लड़ाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक ही मीटिंग में, एक ही भाषण में, जानते पहले से अटल जी मुझे। ठीक। मैं पहली बार उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ। अपनी रौबदार आवाज़ में, आवाज़ जैसी थी मेरी।
तो उनको लगा कोई बुजुर्ग आदमी है, बोले हाँ बोलिए शाहनवाज साहब। दूसरी बार मैं जब उनके यहाँ सुबह गया, पहुँचे तो वो बैठे थे मूछ वाले शिव कुमार जी। तो उन्होंने कहा हाँ लड़के बताओ किससे काम है। मैंने कहा अटल जी ने बुलाया है। उन्होंने कहा अच्छा अटल जी ने तुम्हें बुलाया है। तो मिला ही नहीं रहे थे मुझे। फिर उतने देर में अटल जी बाहर आए, बोले भाई वो शाहनवाज साहब आने वाले थे। तो मैंने कहा सर मैं ही हूँ। तो बोले अच्छा आप हैं शाहनवाज। अच्छा, उनको लगा कि हमने तो सोचा कोई बड़ा आदमी होगा नाम से। तभी से मेरा उनका संबंध था, बहुत प्यार था उनका। तो फिर मैं लोकसभा लड़ने किशनगंज गया। तो आपके एक भाषण पे जी अटल जी इतने इम्प्रेस हो गए कि आप कार्यकर्ता से सीधे उम्मीदवार हो गए। हाँ, वो उमा जी ने पूछा शाहनवाज तू चुनाव लड़ेगा? तो मैंने कहा हाँ दीदी कहाँ से? तो मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट हो। मुझे लग रहा था दीदी मजाक कर रही। अच्छा, तो मैंने कहा सबसे मुश्किल सैयद शहाबुद्दीन वर्सेस सैयद शाहनवाज। मुझे भी पता था कि जो बहुत शहाबुद्दीन या तस्लीमुद्दीन? नहीं, पहले शहाबुद्दीन वहाँ से एमपी होते थे, ठीक है, उस बार नहीं लड़े वो। ओके, तो तस्लीमुद्दीन मिल गए। ठीक है। फिर तस्लीमुद्दीन जो मिलने गए तो वहाँ हम लड़ने चले गए किशनगंज। आपका एक वाकया बड़ा मेरे कई लोगों ने सुनाया है कि तस्लीमुद्दीन तो अपने इलाके के धाकड़ आदमी थे, बहुत दबंग, बड़े ठीक है। बाहुबली, और आपकी माशाअल्लाह उस टाइम पे कद काठी कोई ऐसी दबंग एकदम वाली पतली थी, दुबली सी। लेकिन आपको देखते उनको सुसु आ गया कुछ? नहीं, वो तस्लीम साहब हमने वो उसको मजाक में कहा। तो मैं वहाँ जैसे गया ट्रेन में, नॉर्थ ईस्ट पटना जाना था टिकट का सिंबल लेने। ठीक है। तो अब एसी में हमारा भी सीट हुआ, उम्मीदवार हो गए थे तो सोचा कार्यकर्ताओं ने एसी में कराया। तो हमारा गार्ड आया, बोला सर ये तस्लीमुद्दीन बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा क्या करें, गाड़ी से कूद जाए, बैठे हैं तो बैठे। तो लेकिन वो उम्र में बड़े थे तो मैं गया उनको सलाम करने। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ही शाहनवाज हैं, अच्छा बैठिए मैं बाथरूम से आता हूँ। अच्छा, तो वो बाथरूम जा ही रहे थे, लेकिन वो संयोग था कि मैंने कहा मैं शाहनवाज हूँ। फिर वो उन्होंने बड़ा लाइटली लिया मुझे, अच्छा, मतलब मिले अच्छे से। उनको लगा कि एकदम डमी कैंडिडेट बीजेपी ने दिया, मैं आराम से हरा दूंगा। लेकिन मैंने तगड़ा मुकाबला दिया। आप 8,000 के करीब वोट से हारे नहीं, थे। पहला चुनाव में 6,000 वोट से अच्छा, हारा। 6,000 वो भी बेईमानी से। अच्छा, मैं 98 में ही जीत जाता। अच्छा। लेकिन मेरे जो हिंदू डोमिनेटेड बूथ थे, देखिए मैं ऐसा उम्मीदवार रहा हूँ जिसने हिंदू वोट का 99.9% लिया है। किसी ने नहीं भारत की राजनीति में लिया होगा। हिंदू वोट का आपको 99% जी, किशनगंज में जब मेरे से पहले विश्वनाथ केजरीवाल 96 में लड़े थे तो 2,14,000 वोट आया। ठीक, मैं लड़ा तो 2,30,000 वोट आया, बढ़ गया वोट। बढ़ गया। और जब मैं जीता 99 में तो 2,38,000 वोट आया और 8,648 वोट से मैं जीता। उसमें इसराउल हक को 2,10,000 वोट आया, तस्लीमुद्दीन को 2,30,000 आया, फिर मुन्ना मुश्ताक को आया। तो जितना मुस्लिम वोट गिरता है वो तो उन तीनों ने ले लिया, लेकिन मुझे सब ने वोट दिया। और मैंने तब कहा कि मैं जीतूंगा तो मैं गौवत पर प्रतिबंध लगाऊंगा। कई लोग कह रहे थे कि अरे मत बोलिए, हमने कहा नहीं बोलना क्यों नहीं। फिर मैं अलर्ट था और मैं जब जीत गया चुनाव तो किसी को यकीन ही नहीं था। मेरे पहले चुनाव में कोई प्रचार करने नहीं आया, कोई मतलब क्या बड़े नेताओं की कोई बात? बड़ा नेता नहीं आया। सिर्फ एक सुशील मोदी आए थे अच्छा, हेलीकॉप्टर से बहादुरगंज में, अच्छा, और वो प्रचार हुआ। क्योंकि सब लोग कहते थे डी कैटेगरी की सीट है, जीत ही नहीं सकते। 75 साल में बीजेपी एक ही बार जीती है जब मैं जीता हूँ वहाँ चुनाव, 1999। 99 में। और उसके बाद 99 में प्रमोद महाजन जी आए। प्रमोद महाजन जी ने ठाकुरगंज में भाषण दिया अच्छा, कि देखिए मेरा नाम, मैं पीएम नहीं हूँ लेकिन नाम है प्रमोद महाजन, पीएम। मैं इतना कह के जाता हूँ अगर ये लड़का जीत के गया तो मैं लाल बत्ती दे के लौटाऊंगा। अच्छा, ये कहा। और संयोग देखिए मैं जीता और मैं जीत के आ गया। और कैलाशपति मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा भाई कहीं जाना नहीं है, घर पे रहना है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं घर पे रहो, अच्छा, किसी से मिलना नहीं है। डर था? नहीं, हमारे गुरु गार्जियन थे। नहीं मतलब घर पे रहो और हाँ, घर ऐसे पे रहो। सेफ, इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं, safety उनका और कहना था security का रिस्क रहा होगा ना? उनको नहीं, उनको था कि कहीं बाहर उहर न चला जाए, अभी इसको रहना है, मंत्रिमंडल बनना है, अच्छा, तो मन में होगा कुछ। अच्छा, फिर मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। फिर कुछ लड़के हमें ले गए,
हमारे दिल्ली में होते हैं ना, आप MP MLA कुछ बन जाइएगा, दिल्ली के लोग हैं, पद पर रहिएगा तो घेर लेंगे आपको तुरंत। हाँ, और पद से हटने के हम बाद तो क्या होता है? पहले से दिल्ली में थे तो हम जानते हैं। आप ये बताइए, आपको तो दोनों एक्सपीरियंस है, मंत्री बनने का भी, बिना मंत्री के भी नहीं, रहने पद पे कई लोग ऐसे होते हैं जो घूमते रहते हैं, का। अच्छा वो फ्लोरिस्ट के यहाँ नाम दे देते हैं, अच्छा आप पद पे रहेंगे तो वो फूल आपके यहाँ आएगा, अच्छा। और आप बदल जाएंगे, जो उस पद पे आएगा उसके यहाँ फूल अच्छा, चला पद जाएगा। को फूल जाता है जी, फूल जाता व्यक्ति है। को नहीं जाता है। तो लड़के हमें ले गए दीवान साहब अच्छा के अंदर, तो उसने कहा कि साहब, हमारे जो लड़के थे साथ में, कि साहब अकेले जीते हैं बीजेपी से, हाँ मंत्री बनेंगे तो इनको बढ़िया जैकेट सी दीजिए। उसने कहा जी, उमर अब्दुल्ला का जैकेट बन रहा हो, मंत्री बनने वाले हैं, शेरवानी, अच्छा इनका भी बना देता हूँ। हाँ। उसने मेरा कहा कि मैं 1 दिन में बना दूंगा। शेरवानी, जी उससे पहले शेरवानी अपने पहनी थी? ना, हमारी तो शादी भाग के हुई थी, तो कहाँ शेरवानी पहनी थी। तो चले शादी में बाद में आएंगे। फिर वो शेरवानी उसने सी दी। मेरी माता जी नहीं थी, पिताजी थे, तो अच्छा वो शेरवानी भी आ गई। एक जूता भी हमने जाके साउथ से शेरवानी वाला लिया। और आपको फोन किसका आया था? तो कि फिर भाई अब जीत के आप आए होंगे, वो तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट नहीं, जब मैं जीत गया, देखिए पहली बार मैं जब 6000 वोट से रह गया तो अटल जी मिले थे प्रधानमंत्री बनने ओथ से पहले, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर पे। तो अटल जी ने कहा, अरे बिहार में सबसे कम वोट से आप ही हारे, 6000 से, बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा सर आप आते तो मैं जीत जाता। तो अटल जी से परिचय तो था ही। तो इस बार जब मैं जीत के आया तो पार्टी में बहुत खुशी थी। अच्छा पार्टी को लगता था किशनगंज जीत गए। सही बात है, किशनगंज और तो कैलाश, कह रहे कि 75 साल में पहली बार जीते हाँ, थे ना? और मेरे बाद भी कोई नहीं जीता है, हाँ बिल्कुल। एक ही बार जीते। नहीं, आप तो ये कह सकते हैं कि आप वो सीट भी आपके गठबंधन में जो है जेडीयू शायद नहीं, लड़ती जेडीयू भी लड़ी, बीजेपी भी लड़ी, लेकिन उसके बाद कोई जीता नहीं। तो उस वक्त जो है हो गया कि हम लोग जीत के आ गए, घर पे थे, शेरवानी भी आ गई, लेकिन कोई फोन नहीं आया। अच्छा, मंत्री बनने का तो फोन नहीं? हुकुमदेव यादव जी का फोन आया अच्छा कि शाहनवाज तुझे फोन आया? हमने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आया। बोले मुझे तो आ गया, मैं राज्य मंत्री बन रहा हूँ। तो बोले रुक पूछता हूँ। तो उन्होंने पीएमओ में फ़ोन लगाया। अच्छा हुकुमदेव बाबू मुझे बहुत मानते हैं बच्चे की तरह, और बड़ा मेरा उनका संबंध। वो जब चलते थे पहले तो कूपन पे, तो मैं भी उनके साथ चलता था, साथ आना जाना बिहार 19 के साथ। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर दिया पीएमओ को, तो वहाँ से फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री बात करना चाह रहे थे, आप सो गए, सो आपको कल ओथ लेना है। तो मैं पिताजी और मेरी पत्नी रेनू के साथ गया, शपथ लिया, और कई मंत्रालय में काम करने का अनुभव रहा। ये बताइए, आपको जो मिनिस्टर बनने का मान लीजिए फाइनल कॉल आया होगा, पिताजी का रिएक्शन क्या था? पिताजी तो टीचर थे, बहुत खुश थे, रिटायर कर गए थे, लेकिन बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ दिल्ली में थे या वहीं पे सुपौल में? नहीं, सुपौल में नहीं थे, दिल्ली में ही। दिल्ली में थे। और लेकिन मुझे बहुत दुख था कि माता जी नहीं, क्योंकि इंतकाल कब हुआ? देखिए 10 अगस्त को हुआ उनका 98 में। अच्छा, जब मैं पहले ही। वो मार्च में चुनाव हारा, और 10 अगस्त को मेरी माता जी का इंतकाल हो गया। वो नमाज में सजदे में डेथ कर गई, नमाज में सजदे में। और गुस्ल करके आई थी, बाल गिलाई था, खाना खाने से पहले उन्होंने सोचा नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा। और बड़ी बुजुर्ग थी। जब मैं 98 में हारा था तो मेरी मिसेस से कहा था कि अगली बार मेरा बेटा जीतेगा भी, मंत्री भी बनेगा, लेकिन मैं नहीं रहूँगी। अच्छा, बोल के ये बोल गई थी। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब मेरी अम्मी कह के गई हैं तो 99 में मैं जीतूंगा ही। तो मैं जीत गया, जीत भी गए, मंत्री भी बने, लेकिन जी, माँ ने जो कहा, हाँ, तो अम्मी की बात 100% सच बहुत हुई, वो वो नहीं। सच हुई। और मैं जीत के आया तो बड़े मुश्किल से, वो बहुत, तस्लीमुद्दीन को हराना कोई आसान काम नहीं था। तो शपथ के बाद उनकी याद बहुत आई कि काश वो देखा होता। उन्होंने मुझे नेता बनते देखा था, लोकसभा का उम्मीदवार बनते देखा था, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनते और मंत्री बनते नहीं देखा। और कई बार मेरी अम्मी घरेलू पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू पढ़ती थी, अरबी पढ़ती थी, अच्छा, तो नावल पढ़ती थी। तो वो हरदम मुझे कहती थी खुदा तुझे MP मिनिस्टर बनाए। तो मैं कहता था अम्मी आप क्या कहती हैं, आपका ये MP बनाए या मिनिस्टर बनाए। बाद में मुझे पता लगा कि भाई
कोई मिनिस्टर नहीं बनता है, एमपी मिनिस्टर ही होता है। यानी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे तभी आप मिनिस्टर बन सकते हैं। सही कहती थी। तो उनकी बड़ी दुआएं रही। मैंने बहुत खिदमत के काम किए। मैं ये जानता था, उमा भारती जी ने एक बात कहा था कि जिस वोटर ने तुम्हें वोट दिया उसकी उपेक्षा करके कुछ मत करना। तो मैं तो जानता था कि बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है, बिल्कुल, जो वहाँ माइनॉरिटी में था, उन्होंने मुझे भारी वोट से मतलब भारी वोट दिया। और मैं जब जीता तो मैंने सबको एक निगाह एक नज़र से देखा और काम करता रहा। फिर लोकसभा के चुनाव में 2004 में सब लोग हार गए और उस वक्त अटल जी की सरकार भी चली गई। लास्ट फेयरवेल डिनर हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया था, तो उन्होंने अटल जी की कविता लगवाई थी। अच्छा। हाँ, और उस दिन भी मैं अटल जी के बगल में बैठा था। अच्छा। साहब सिंह ने हमसे कहा तूने यहाँ भी सेटिंग कर ली? अच्छा। मैंने कहा क्यों? बोला अटल जी के बगल में मिनिस्टर कम आए थे। अच्छा। तो हमारा जो कैबिनेट में रैंक था वो नाम से होता है। अच्छा। हुसैन सैयद शाहनवाज। तो 7 नंबर का कैबिनेट पेपर मुझे आता था। अच्छा, सब पे 7 लिखा होता था। ओके। तो 3 मंत्री इधर 3 इधर, अगर उसमें से 1-2 मिस कर गए तो हमारी सीट बगल में आ जाती थी। बगल में आएगी। लाल किले पे भी हमारी सीट आगे हो जाती थी। अच्छा। तब भी साहब सिंह कहते थे क्या सेटिंग की। साहब सिंह जी से भी बहुत दोस्ती थी हमारी। तो उस दिन लास्ट फेयरवेल डिनर हुआ और फिर अटल जी के घर ही इफ्तार की दावत होती थी। फिर बाद में मेरे घर होने लगी। उन्होंने कहा रोज़ा आप रखते हो, आप इफ्तार दो, मैं आऊँगा। अच्छा। फिर जब मैं 4 में मैं हार गया तो अटल जी के घर हमने इफ्तार की दावत दी। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कोठी नहीं थी, ठीक। तो उनके यहाँ दावत दी। तो उनका बहुत स्नेह प्यार रहता था और बड़ी मोहब्बत रहती थी, बहुत अपनापन रहता था। तो अटल जी को तो हम लोग। आपकी लाइफ में 3 लोग अभी तक जो आपने कहा ना, एक तो बेग साहब, अगर वो ना होते तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आते जी। अगर उन्होंने ब्रेन वॉश जैसा आपने कहा, अगर उन्होंने समझाया नहीं होता तो आप बीजेपी तो नहीं होते। एक इंसान वो हुए। अम्मी और अब्बू की तो बात आप हटा दीजिए, क्योंकि उनकी तुलना किसी से करना बेमानी है। उसके बाद उमा भारती जी, जिन्होंने लिटरली आपको बड़ी बहन कह लीजिए, गार्जियन के तौर पे एकदम उंगली पकड़ के गुरु गाइड। और उसके बाद तीसरे वाजपेयी जी, जिन्होंने आप पे भरोसा जताया होगा, तभी तो उतने कम उम्र में आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। हाँ, वो देखिए इंडियन हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। मैं तो नोएडा में था, एक डिबेट कर रहा था। अच्छा। और तो जब मैं नोएडा के पुल पे आया तो प्रमोद महाजन जी का फ़ोन आया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं ये जमुना नदी में हूँ। मजाक में कहा कि पुल पार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुरान शरीफ की कसम। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या? तो बोले पहले कसम खाओ। मैंने कसम खाया, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ किसी को नहीं कहोगे। बोले तुम्हें तय हो गया है कि तुम्हें भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब मैं तो मोइस था, इंडिपेंडेंट चार्ज भी था, कोल का इंडिपेंडेंट था मेरे पास, मतलब कैबिनेट जैसा ही रैंक था। बिल्कुल इंडिपेंडेंट चार्ज। और लेकिन कैबिनेट बनूंगा ये सोचा नहीं था। तो मैं घर गया, मैंने रेनू से कहा और रेनू कैसी हो? तो उन्होंने कहा अरे क्या हो गया आपको, कभी आप ऐसे पूछते नहीं थे। दिल चाहता था किसी को बताऊं, आप कसम खा लिया बताऊं भी ना। तो फिर मुझे लगता था कि कोई छोटा विभाग मिलेगा। अच्छा। क्योंकि तो कोल तो बहुत बड़ा विभाग था उस जमाने में। कोल के लिए बड़ी मार होती थी कि कोल मिनिस्ट्री किसके पास, कोयला मंत्री। लेकिन मैंने उसमें बेदाग होके काम किया। तो दूसरे दिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी। पहले दिन जब आप मंत्रालय गए, ठीक है, पहली बार जब चाहे स्टेट मिनिस्टर मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे, वो एक्सपीरियंस बताइए। क्योंकि आपने पहली बार जीते थे, पहली बार ही मंत्री भी बने, पहली बार देखा होगा उस चीज़ों के लिए जो समझ होती है। देखिए जीत के समझ तो होगी। मैं राष्ट्रीय मंत्री था, राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा से, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री से भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बना। तो मैं मंत्रालय आया तो रामाशीष राय जी अध्यक्ष थे, ठीक है, उनको लेके गया मंत्रालय। अच्छा। और जब पहली बार जीत के भी आया तो मैं अपने घर नहीं गया। अच्छा। मैं तो 1 बेडरूम फ्लैट में हौजरानी में रहता थे। अच्छा। वहाँ हाजी जकरिया साहब ने एक दे रखा था हमें। अच्छा। तो उनके इसमें मैं रहता था। तो ये मैं आप उतर के पहले उमा भारती जी के घर गया। अच्छा। दीदी ने तिलक किया,
आरती किया और बड़ी खुश हो गई मुझे एमपी के तौर पे देख के। और उसके बाद मैं घर गया, लेकिन जब मंत्रालय गया तो मुझे लगा कि किसको ले जाऊं, तो पिताजी तो गए और रामाशीष राय जी को साथ में ले गए। अच्छा। और तब हमने ज्वाइन किया। किशन रेड्डी जी तब बीजेपी के महामंत्री थे युवा मोर्चा के। अच्छा। हमारे वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग एक साथ टीम में काम करते। अच्छा। कैलाश विजयवर्गीय साहब, वो भी मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त युवा मोर्चा के वक्त से ही। और सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया था हमारा चुनाव लड़ने में। ओम बिरला जी। ये बताइए, आप उतने कम उम्र में जब मंत्री बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, किसी टाइम खुद को आपको ऐसा लगा, या घर में, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, घर में रेणु जी ने आपसे कभी कहा कि तुम बदल गए हो या बदल रहे हो या तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है? नहीं, कभी नहीं कहा। मैं बदला नहीं मेहर जी। मैं अपने को, जो लोग मुझे, आप भी बहुत साल से मुझे जानते हैं, मैं पद पे रहूं न रहूं, मेरा व्यवहार इंसानियत की तरह के रास्ते पे रहता है। मैं इंसान को इंसान समझता हूँ। मेरे मन में एक बात है, मेरे पिताजी ने कहा था, कभी कुछ भी करना, किसी का दिल मत तोड़ना, किसी की आह मत लेना। तो मैं किसी को अगर डांट भी दूं तो 2 मिनट में उसको मनाने चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, और मैं सबको लेके चलता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी के मिशंस बहुत हैं। मेरे ज़िंदगी का मिशन अन्य लोगों का मिशन है पद पा जाना। मुझे तो देखिए 32 की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। जी बिल्कुल। बिहार में मेरे से कम उम्र में कोई राज्य मंत्री भी नहीं बना, इंडिपेंडेंट चार्ज भी नहीं बना, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बना। और आज जो बिहार में आप देखें तो 99-98 में सरकार में आए तो सिर्फ सीपी ठाकुर होंगे जो हमसे पहले शपथ लिए होंगे। उसके बाद 99 में बिहार में जो आज मंत्री भी बने बिहार सरकार में, वो लोग तो 2005 में शपथ लिए। हम तो 99 में बिहार भारत सरकार के मंत्री का शपथ ले लिए, और पूरे बिहार के लोग प्यार करते थे। हमें तो लोग देखने आते थे कि इतना कम उम्र का कौन लड़का है जो मंत्री बन गया। तो हम लोग ज़मीन पे रहे हरदम, और कभी भी मिशन ये रहा कि हिंदू मुसलमान को एक निगाह से देखना, मिला के चलना। शुरुआत हुई गोवध पे प्रतिबंध पे सम्मेलन से, आज भी मैं उस पर कायम हूँ कि इस देश की भारत माता की 2 आंखें, हिंदू और मुसलमान, एक भी छोटी हो जाएगी तो भारत माता की तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी। बड़ी कम्युनिटी है, बिल्कुल। इसको झगड़ा कराना, इसके बीच में तनाव पैदा करना, वो देश के हित में नहीं है। जो लोग राष्ट्र के हित में मानते हैं वो राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे। 2 बड़ी कम्युनिटी है, इन दोनों को मिलकर रहना होगा। हम अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे। यही है, एक बार 47 में बट गए तो कट गए थे। हमें हिंदू मुसलमान को तो एक रहना ही पड़ेगा। जो छोटे मोटे विवाद के मुद्दे हैं, अयोध्या हल हो गया, और जो विवाद के मुद्दे हैं उसको हल करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, हिंदू मुसलमान का विषय होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं उसी पे आता हूँ। आप बटेंगे तो कटेंगे जैसे जब नारे आते हैं ना, तो उसका पॉलिटिकल मीनिंग निकलने लगता है। उस मीनिंग पे हम बाद में जाते हैं, पहले आते हैं बीजेपी के लिए जो परसेप्शन और बीजेपी का जो काम है। आप तो चूंकि पार्टी के अंदर है ना, तो आप कह सकते हैं कि भाई काम के पीछे का इंटेंट मैं बताता हूँ कि चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 हो, CAA हो, NRC हो, कोई भी हो, सरकार ने जो कुछ भी किया वो इस कौम की बेहतरी के लिए किया है। कि जो उसमें विसंगतियां हैं, गलतियां हैं, उसको हटाओ और नए हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से रहा जाए, और उसी लिए उस कौम की भलाई हो। बावजूद उसके उसको लेके हाय तौबा और हो हल्ला काफ़ी मचता है। मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती है, क्या ये नहीं माना जाए कि जो कुछ आपने सोचा, लोगों को उसका कॉन्फिडेंस दिलाने में आपकी नाकामी रही, आप उस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। उससे पहले आपने अगर अच्छे से कन्विंस कर दिया होता तो हो हल्ला नहीं होगा। और वो इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि एक बार जब ये चीज़ें लागू हो गई और थोड़ा वक्त गुजर गया तो सब ने देखा कि इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखिए, दुष्प्रचार मेहर जी कितना है। कहते हैं कि जब अयोध्या का मामला तो कोर्ट से हल हुआ, और अयोध्या निर्णय के पहले हम लोगों ने राय बनाया मुस्लिम समाज में जाके। अब लोग पीठ ठोक लें, कहने लगे कि मैंने कर दिया। तो ये कहा गया मुस्लिम समाज से कि जो अयोध्या का निर्णय आएगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे। और सरकार ने कोशिश की उसमें कि निर्णय जल्दी आ जाए, लेकिन निर्णय को प्रभावित सरकार ने नहीं किया। इल्ज़ाम लग सकता है, हमारे विरोधी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मुस्लिम हिंदू दोनों ने कहा था कि हम
इसके निर्णय को मानेंगे। और अयोध्या का निर्णय हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सरकार बन गई, मतलब राम जी की। लेकिन आप लोग हार गए वहाँ पे। नहीं, राम जी की सरकार फिर से ठीक। राम लौट के आ गए और उस पर कहीं कोई तनाव नहीं हुआ। नहीं। हिंदू समाज में बहुत उत्साह था, मुस्लिम समाज में भी कोई उदासी नहीं थी, क्योंकि निर्णय होके हुआ। अब वो काशी और मथुरा पे मामला अदालत में है, तो वो भी अदालत में मामला है। जहाँ तक हम लोगों ने कानून सीए बनाया, कितना दुष्प्रचार हुआ। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जिस तरह दुष्प्रचार हो रहा है, कहा जा रहा है ये मुसलमानों की मस्जिद छीन लेगा, कब्रिस्तान छीन लेगा, दरगाह छीन लेगा, खानका छीन लेगा। मैं आपके पॉडकास्ट पर ये गारंटी देता हूँ, 1 इंच ज़मीन भी नहीं छीनेगी। ये मुस्लिम भाइयों के हित में वक्फ क्या है कि जो वाकिफ़ है, जो वक्फ करता है, डोनेशन देता है गरीब बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वक्फ की जायदाद को जो मुतवल्ली थे या वक्फ बोर्ड में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने लीज पे बेच दिया, 12,000 रुपये महीने पे 5 स्टार होटल को दे दिया। इस तरह लूटने का काम किया। अब जो वक्फ एक्ट आया है, उसमें एक चीज़ है कि जो पुराना वक्फ एक्ट था, उसमें किसी भी ज़मीन पर दावा का अधिकार था, वो दावा ख़त्म कर दिया गया। एक चीज़ तो ये हुई है। दूसरी चीज़, जो वक्फ एक्ट है उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसका जो वक्फ का फ़ायदा है वो मुसलमानों गरीब को मिलेगा। अभी तक गरीब मुसलमान को क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार, कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। जिस तरह सीए पे किया गया कि आपकी नागरिकता मुसलमानों की ले लेगा, तो मुसलमानों की कौन सी नागरिकता ले ली? 2 साल हो गया, एक मुसलमान की नागरिकता गई। शाहीन बाग हो गया, जमुना पार में दंगा हो गया, पूरे देश में तनाव हो गया सीए को लेकर। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी इसी तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के लीडर को जज्बाती नहीं होना। एक बार जज्बाती हुए तो देश बट गया था। जज्बात से देश नहीं चलेगा, बहुत बैठकर फैसला करना चाहिए। कोई भी दिक्कत है, दुश्वारी, कई लोग कोर्ट में भी गए। भाई, आपको जो अधिकार मिला हुआ वो अधिकार मिलेगा, लेकिन आप दुष्प्रचार के शिकार न हुए। आज जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमा हिंद, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस, सपा, बसपा तो नहीं बोल रही, मतलब सपा और आरजेडी, ओवैसी कितना दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार की ज़रूरत नहीं है। सबको मिलकर रहेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। नरेंद्र मोदी के चश्मे से हिंदू मुसलमान उनको एक जैसे दिखते हैं, वो अलग अलग नहीं देखते। लेकिन जब आप कहते हैं इसमें गैर मुस्लिम मेंबर क्यों आ गए? कलेक्टर को ज़्यादा अधिकार दे दिया गया। कलेक्टर को जो मुसलमान सेठ जी लोग जो लगे हुए हैं इसमें, मौलाना साहब कह रहे हैं, वो अपनी ज़मीन का फैसला कहाँ कराते हैं? कलेक्टर के यहाँ। और जो दान करेगा, वक्फ करेगा, उसका फैसला होगा ट्रिब्यूनल में, दौड़ना पड़ेगा। अगर आपकी अपनी ज़मीन का फैसला तहसीलदार, सीओ, डीसीएलआर करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं कर सकता? आप मेहर जी, आपकी ज़मीन है, उसका जो दाखिल खारिज कराए होंगे वो कलेक्टर के यहाँ होगा। अब वक्फ की जायदाद का नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टर हिंदू होगा। तो ऐसा क्या होगा? डीएम, सीएम, अब पीएम अगर हिंदू होंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। पद गोपनीयता की शपथ लेके जो व्यक्ति आता है वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, उस पद की गरिमा के अनुरूप काम करता है। तो मुसलमानों का एतराज़ गलत है। और ये भी है, कहते जी मंदिर कमेटी में मुसलमान क्यों नहीं? दूसरे धर्म वाले जी। तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ, बिल्कुल बताइए। कोई भी मस्जिद कमेटी में मुसलमान नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई दरगाह कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई कब्रिस्तान कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई खानका कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा। तो जब मस्जिद कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा तो आप क्यों मांग रहे हैं कि आपको मंदिर कमेटी में दिया जाए? मंदिर कमेटी और मस्जिद कमेटी इक्वल है, लेकिन जो वक्फ की ज़मीन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अंदर कई लोगों के पहले भी था 2 MP। अब जब 2 MP दिल्ली में नहीं थे तो दिल्ली के तो 7 MP हिंदू थे, तो कौन आता मुस्लिम मेंबर? उसमें आते ही था। इसलिए ये प्रचार किया जा रहा है कि हिंदू कब्जा कर लेंगे, नॉन मुस्लिम आ जाएंगे। बुलडोजर चल जाएगा। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। पक्का है, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। किस बात का बुलडोजर? उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलेगा योगी जी का बुलडोजर। क्यों चलेगा बुलडोजर? योगी जी का बुलडोजर चलता आतंकियों के खिलाफ, ना कि आप बाहुबलियों के खिलाफ। अवैध निर्माण जो है वो तो सरकार तय करती, वो तय कर दी कि बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, अवैध निर्माण जो करते हैं उन पर जरूर एक्शन होता है,
और वो भी योगी जी सिर्फ मुसलमान पे बुलडोज़र चला रहे हैं। कोई भी गलत करेगा बुलडोज़र चलेगा, और वो भी नियम के अनुसार चलेगा। लेकिन ये कहावत कह देना बुलडोज़र चल जाएगा, योगी ये कर देंगे तो मोदी ये कर नहीं, देंगे। उसके पीछे तो उत्तराखंड का भी एग्जाम्पल दे देते हैं ना कि वहाँ पे एक से एक मज़ारों को जो है ख़त्म कर दिया धामी जी ने। नहीं, वो जो रोड किनारे कोई भी बना देता था, मज़ार था नहीं, ऐसे हटाए हैं। कोई प्रतिष्ठित नामी मज़ार नहीं हटाया उन्होंने। आप नामी मज़ार और बाकी की बात कर रहे हैं ना, मैं वही सवाल पूछा कि आपकी सारी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो CA हो, NRC हो, लेकिन जब ये चीज़ें आने को होती है, जब इन चीज़ों के बारे में शुरू में जिक्र होता है, ज़बरदस्त तरीके का हल्ला गुल्ला मचता है, विरोध होता है, और बाद में उसी चीज़ पे लोग रजामंद हो जाते हैं, उनको बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। तो मैं वही पूछा कि आपकी एक तरह से नाकामी नहीं है कि आप जब ये चीज़ ला रहे हैं, चाहे वो जो आपके विरोध करने वाले, मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल आपके अपोजिट हैं, उनको बुला के या उनसे बात करके उनके दिमाग में सही चीज़ आप करने में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इसलिए हल्ला होता है। नहीं, ये देखिए, हल्ला तो कई बार इकोसिस्टम जो कांग्रेस का है, उन्हीं के लोग बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं। अच्छा। पुराने राज्यसभा के मेंबर रहे हैं कई लोग, बड़े बड़े पद पे रहे, तो वो लोग दुष्प्रचार बहुत अच्छे से करते हैं। और जो बाहरी ताकतें भी हैं हिंदुस्तान से बाहर, वो भी CA पर कितना हंगामा हो रहा था। बिल्कुल। लंदन अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा था कि ये कानून ऐसा क्यों लाया जा रहा है। लेकिन आप जानिए कि CA पे गलत थे कि नहीं? क्या वो माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने CA पे आंदोलन किया था? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी जो आंदोलन की बात कर रहे हैं लोग, वो गलती कर रहे हैं। मेरा उनसे कहना है, ठीक है, वो मुझे सोशल मीडिया पे गाली और धमकी बहुत दे देंगे, वो तो उसके लिए आप तैयार ही रहते हो। उसके लिए हम तो जब से BJP में आए तभी से तैयार रहते हैं। हम तो परवाह नहीं करते। मैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपना आइडियल मानता हूँ। वो कहते थे कि ऐ मुसलमानों, तुम अगर इस मुल्क से छोड़कर चले गए तो ये जामा मस्जिद की मीनार तुम्हें बुला रही है, तुम जाओगे तो इन मस्जिदों का, मज़ारों का क्या होगा? तब तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि नई मस्जिद बनाएंगे, नया मज़ार बनाएंगे। और मौलाना आज़ाद की बात सही थी, जो मुसलमान मौलाना आज़ाद के कहने पे हिंदुस्तान में रह गए, आज बेहतर है। आज हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश है। बिल्कुल। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चल रहा है। देखिए, ये तो आप BJP के नेता के तौर पे कहेंगे, इस पे कई लोग जो हैं, जब मोदी और मोदी जी के साथ जोड़ के मुसलमानों की बात होती है तो कई सारे प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। सवाल लोग ये करते हैं कि मोदी जी अगर मुसलमानों को इतना अच्छा मानते हैं, समझते हैं, तो उनकी पार्टी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है उतना क्यों नहीं है, उतने नेता क्यों नहीं आए? सैयद शाहनवाज हुसैन हैं और मुख्तार अब्बास नकवी हैं, लेकिन उसके बाद के मैं किसी बड़े लीडर का अगर नाम मैं सोचना चाहूँ तो किसके नाम पे मैं सोचूं? देखिए, संविधान में कहीं लिखा हुआ, बाबा साहब लिख के गए कि इस धर्म का इतना मंत्री होगा? वो तो पहले, आज़ादी के पहले ये एग्रीमेंट हो रहा था, जो मुस्लिम लीग ने उसको भी नहीं माना कि आधे मंत्री मुस्लिम होंगे, आधे हिंदू होंगे, नहीं माना। तो जब ये देश आज़ाद हुआ तो इसमें मुस्लिम होना ही चाहिए, ये तो बाउंडेशन नहीं है कहीं पे। बिल्कुल नहीं है। तो ये नहीं है कि अभी जो कैबिनेट है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो ये कह देना कि साहब ये हिंदू की सरकार है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उसमें एक सवाल है शहनवाज जी, इस बार भी जब चुनाव हुए इतने लोग लड़े, मेरे ख्याल से 475 के करीब आपके कैंडिडेट थे, और टोटल एक मुसलमान उम्मीदवार को उतारा गया। अब मैंने जब 1-2 BJP के नेताओं से पूछा, उन्होंने कहा कि हम विनेबिलिटी देख के जो है सो उम्मीदवार चुना जाता है और तमाम उसके अलग पीछे फैक्टर होता है, लेकिन जीतना भी एक बहुत बड़ा है। हो सकता है आप इस बात से सहमत है कि जीत देख के ही उम्मीदवार तय किए जाते हैं क्या? मैं तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में 18 साल, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। जीतना एक पैमाना होता है। एक पैमाना है। हाँ, जीतना एक पैमाना होता है, उसी पैमाने पे टिकट देते हैं। तो आप जीतने वाले विनेबल कैंडिडेट आज की डेट में नहीं, मेरी सीट तो कभी भी BJP ने कभी मेरा टिकट काटा नहीं आज तक, कभी नहीं। तो मैं भागलपुर लड़ रहा था, सांसद था मैं, चुनाव 14 में नहीं जीत पाया। अब ये उसके बाद आप हराए गए 19 में। हाँ, 19 में क्या हुआ? 19 में
वो नीतीश कुमार जी आ गए हम लोगों के साथ, वो सीट जेडीयू को चली गई। नहीं, ये कहने वाली 24 में भी आप एक जेडीयू बात को चली बताइए, गई। आप लड़े कहाँ से? किशनगंज से, ठीक। और किशनगंज के बाद आप कहाँ? भागलपुर भी गए। तो भागलपुर की जगह कोई तीसरी भी सीट भी तो हो सकती थी ना आपकी। अब पार्टी कहाँ कहाँ खाना बदोश की तरह घुमाती नहीं है नहीं, मुझे। ये कोई बात नहीं मैं भाई। तो भागलपुर में ही मेहनत बड़े कर रहा बड़े था। नेता अटल जी कहाँ कहाँ से नहीं चुनाव लड़े। वो बड़े नेता थे, हम तो तो आप छोटे से कार्यकर्ता हैं। आप छोटे नेता हैं। मैं बीजेपी का अभी साधारण सा कार्यकर्ता हूँ बस। आप ये बताइए, पार्टी अगर आपको कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे ना? अब पार्टी हमें क्यों कहेगी, अभी तक तो नहीं मैं कह पूछ रही। रहा हूँ, अगर कहेगी तो लड़ेंगे चुनाव? अब पार्टी तो हमें कहेगी कि बॉर्डर पर जाके लड़ो तो वहाँ चले नहीं, जाएंगे। मैंने सवाल पूछा कि पार्टी अगर कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो आप लड़ेंगे? पार्टी का हुक्म सर माथे पे रहेगा। तो 2015 में आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि 2015 में जब आपकी मोदी जी से मुलाकात हुई तो मोदी जी ने आपको कहा कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। ये सच है? हाँ, वो उस वक्त में मन नहीं बना पाया था। नहीं, कहा उन्होंने 2015 नहीं, में। वो पार्टी ने कहा था लेकिन मैं मन नहीं बना पाया था। तो अब की बार 2025 में मन आपका है बना हुआ? अब मैंने तय किया है हाँ। कि जो मैं अपने मन से चलता हूँ तो बहुत सी चीज़ ठीक होती नहीं है। अब जो पार्टी कहे कार्यकर्ता बन के रहो, दरी बिछाते रहो, नहीं, हम वही करेंगे। मंत्री भी पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है। मंत्री बेशक वो देश के लिए होगा, लेकिन पार्टी और संगठन के लिए तो कार्यकर्ता पहले है ना वो। तो एक कार्यकर्ता के तौर पे 2015 में जो चीज़ आपसे कहा गया तो उसके हिसाब से 2025 में आपका मन है? मतलब नहीं, अभी तो कोई मन नहीं है, लेकिन पार्टी का हुक्म सर माथे पे रहेगा। बिहार नहीं जाएंगे आप? हम तो बिहार ही रहते हैं। बिहार रहते हैं? हाँ, ज़्यादातर बिहार रहते हैं। दिल्ली आपका इंटरव्यू था तो टिकट खरीद के आए हैं आपका इंटरव्यू देने। नहीं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बताइए, आप बिहार के बिहार ही रहते हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में छोटे से टाइम के लिए आप मिनिस्टर भी रहे, और जिन लोगों से मैं वहाँ पे मिलता हूँ आपके कामकाज की बड़ी तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि शाहनवाज जी अगर यहाँ होते और दिन या अभी आने वाले दिनों में भी रहे तो बड़ा अच्छा होता। उस पर से भी अगर सुपौल सहरसा के लोगों के पास में जब जाता हूँ घर तो वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ओ शाहनवाज दोबारा से कहिया मतलब मंत्री बने वाला है, मतलब चाहे दिल्ली या बिहार में कब मिनिस्टर बनने वाले हैं? उनको विधायक MP MLA से मतलब नहीं है। लोगों का प्यार है, ये बात सही है कि मैंने बिहार में जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना था तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि उद्योग है नहीं या बिना उद्योग के उद्योग मंत्री बने। हाँ। एक टीवी के बड़े नामी जानी आप भी जानते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया बधाई देने को कि कौन से उद्योग, अपहरण उद्योग के मंत्री बने हैं। अच्छा। वहाँ तो कुछ है ही नहीं उद्योग। हाँ। लेकिन हमने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, टेक्सटाइल पार्क बनाया, बॉटलिंग प्लांट लगाए, इंडस्ट्रीज को बिहार लाने लगे, गौतम अडानी आए, 2-2 सीमेंट प्लांट उनका लग गया। तो हमने बड़ी मेहनत की और मैं मानता हूँ कि शायद वो ईश्वरीय खुदा का करम था जो मैं 1-1.25 साल में कर गया। वो अगर मुझे फिर काम मिले तो वो कर पाऊंगा कि नहीं ये मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने काम किया, पूरी ईमानदारी से किया। बिहार में काम करने में आनंद आया ना आपको? खूब काम किया मैंने साहब। मैंने 1.25 साल में 70,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, पूरे बिहार घुमा, देश घुमा, लोगों को बुलाया, इन्वेस्टमेंट कराया, दिलो जान से मेहनत किया, जान लगा दिया, ईमानदारी से काम किया। नहीं, वो आपको लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, आपके काम की तारीफ होती है। सरकार चली गई, ठीक है। उसके बाद अब फिर से बीजेपी की सरकार आ गई। तो ये बताइए, दिल्ली और बिहार में कहाँ पे काम करना आपको ज़्यादा अच्छा? नहीं, मुझे मज़ा तो अपने वतन के लोगों के साथ लगा। वतन मतलब दिल्ली की? बिहार में। तो बिहार में इस बार क्या होगा? बिहार में इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार जी बनेंगे। नहीं, देवेंद्र फडणवीस जैसे नहीं होगा भाई। अभी तो नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश जी जो है सुना हो उसकी जगह बीजेपी, आपकी पार्टी नहीं चाहती कि उसका मुख्यमंत्री बिहार में हो? नहीं, अभी तो हम गठबंधन के प्रति ईमानदार हैं और नीतीश कुमार जी बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। इतने अनुभव वाला मुख्यमंत्री किसके पास होगा? लेकिन आप ही के पार्टी के नेता भी मैं 2 दिन पहले ही सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिहार की आवाज़ है, मतलब बिहार की चाहत है कि नीतीश जी डिप्टी CM बने, मतलब दिल्ली चले जाए, डिप्टी PM बने और दिल्ली चले जाएं। वो ये चौबे जी की इच्छा है जी। ऐसा पार्टी में कहीं पे न चर्चा हुआ है। चौबे जी को मंत्री और पार्टी छोड़ दिए, बिहारी तो हैं, बिहार के ही बासिंदे हाँ, हैं। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा, उन्होंने बिहारियों की लेकिन इच्छा। हम सब बिहार की जनता की इच्छा है कि नीतीश कुमार एक बार और खिदमत का करें बिहार की, ये सबकी इच्छा है। मतलब आप चाहते चौबे जी के अपने निजी विचार हैं। मतलब आप बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनते हुए
देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं बिहार? हम फिर से एनडीए का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं इस बार फिर। एनडीए का मुख्यमंत्री तो बीजेपी का भी हो सकता है ना? नहीं, अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अमित शाह जी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में भी तो लड़े थे, एकनाथ शिंदे जी थे। अभी तो यही हम लोगों ने कहा है, इसमें कोई विवाद नहीं। भाई देखिए, पिछली बार आपकी कितनी 74 सीटें हैं ना बिहार में, अब तो 80 हो गए। 80 हो गई। तो अगर मान लीजिए चुनाव हो तो और अकेले दम पे, फर्ज करिए कि अकेले दम पे आपकी सरकार बनाने की स्ट्रेंथ है और उसमें जनता दल यूनाइटेड भी आपके साथ है, तो तब आपकी पार्टी नहीं सोचेगी कि मुख्यमंत्री मेरा ही नहीं, होना हम लोग तो पिछली बार हम लोग ज़्यादा जीते थे, नीतीश जी कम जीते थे, 43 जीते। फिर भी हम लोगों ने जो वादा किया, हम लोग तो अपना प्राण जाए पर वचन न जाए, ये है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नीतीश जी की सेहत के लिए लेकर सेहत अच्छी है, मैं मिल के आया हूँ, बहुत अच्छी सेहत है। तो लेकिन ये दिन बताइए, रात मेहनत कर रहे हैं वो। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ कि उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी है, लेकिन नीतीश कुमार जी को आप भी सालों से जानते होंगे, 30 से 40 साल से जानते हैं। हाल फिलहाल में जो उनकी कुछ वीडियो सामने आए, कहाँ कोई वीडियो आया ऐसा? आप बताइए, राष्ट्रगान होते टाइम उन्होंने हाथ जैसे जोड़ लिया, वो स्लिप था थोड़ा, था ना स्लिप। फिर उसके बाद एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता को वो अरे दे वो रही तो थी, महिला थोड़ी घबराई हुई थी, तो मोदी जी का हाथ उन्होंने पकड़, पिता तुल की तरह नहीं मैं वो नहीं कह रहा उनको हूँ, लाके बगल में खड़ा किए। वो थोड़ा अनयूजुअल लगा, मोदी जी का जैसे हाथ पकड़ लिया उन्होंने। नहीं, मोदी जी का वो देखा कि आपको वोट में आपको निशान लगाता है कि नहीं, तो उनको देखा कि नहीं प्रधानमंत्री भी हैं तो निशान लगाता है, ये देखा। ये आपको अनलाइक ऑफ नीतीश कुमार नहीं, ये तो हमें पता है हमें कि उन्होंने वोटिंग के दिन वोट में आपको भी हाथ का निशान है कि नहीं, यही चेक किया, ये चेक कर रहे हाँ थे। यही है। ये आप किस बेसिस अरे पे? मित्रता में हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री वाली बात हल्के में और थोड़ी कह रहे हैं। राष्ट्रगान वाला जो था वो थोड़ा सा ध्यान नहीं था, थोड़ा स्लिप था, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह उठ के 9 बजे से लेकर शाम तक बिहार की सेवा में लगे हैं, बिहार को प्रगति के पथ पे ले जा रहे अब तो नीतीश कुमार जी के बेटे भी आ रहे हैं, अक्सर सरगर्मी चर्चा में रहती है। तो जनता दल यूनाइटेड का जो है, एक नए इंसान को या नए नेता को नीचे से पुश किया जा रहा है। नहीं, नीतीश जी का बेटा दूसरी पार्टी में थोड़ी काम करेगा, अगर वो आएगा तो उसी पार्टी में काम करेगा। और तेजस्वी क्या करेंगे आपके लिए? रास्ते में कितनी मुसीबत करने वाले हैं वो? कुछ नहीं, कोई तेजस्वी यादव का तो कोई मामला ही नहीं है। वो तो चिराग पासवान पिछली बार अलग लड़ लिए थे, कुछ सीटें आ गई, इस बार उनको मैक्सिमम 23 सीट आएगी, 23। विपक्ष के नेता पद लायक भी सीट नहीं आएगी। मतलब 23 सीट आप दिलवा रहे हैं ताकि विपक्ष के नेता के लिए 10% वाला जो है वो भी नहीं, वो हिसाब भी नहीं है। राहुल गांधी की जैसे 2 टर्म में 14-19 में उनको विपक्ष के नेता के पद लायक भी सीट नहीं आई। इस बार बिहार में तेजस्वी को भी 23 से कम सीट आएगी। 23 से कम? मैक्सिमम 23। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, ये पहले भी ला चुके हैं ना हम लोग। नहीं, पहले लाए थे, पहले भी 200 से ज्यादा जीत चुके हैं कि नहीं हम लोग। लेकिन आज के सिनेरियो की बात हो रही है। आज का सिनेरियो क्या बदल गया? अभी तो लैंड फॉर जॉब है। नीतीश कुमार इतने सालों से काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्या हो गया? वो तो दौड़ विद क्या। अच्छा, बिहार में दिल्ली से अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। बिहार में आप कहीं चले जाइए, आप सुपौल सहरसा जाइए, कितना रोड बन रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी भी हो गया। तो रोड के मामले में आत्मनिर्भर है बिहार। लेकिन नीतीश जी पानी के मामले में, बिजली के मामले में, इस बात ये तो ठीक है कि रोजगार में भी 10 लाख रोजगार दिए। देखिए सड़कें बन इतना गई, काम नीतीश कुमार किए तो इनकम्बेंसी क्यों होगी? सड़कें बन गई, बिजली आ गई, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बावजूद उसके एक चीज़ जो है वो कि नीतीश जी का भरोसा भी तो थोड़ा डाउन हो गया। इतनी बार अल्टी पल्टी मारी है। नहीं, भरोसा बढ़ गया है। अब उन्होंने कई बार कहा है कहीं जाने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी आपको भरोसा हमारे है? थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। आपको भरोसा है? भरोसा है पूरा। वो नहीं जाने वाले हैं? नहीं जाने वाले। ये बताइए शाहनवाज जी, ये तो पॉलिटिक्स की बात है और मैं राजनीति की बात, चूँकि आप राजनीति अलग अलग मंचों पे अक्सर आपसे लोग सवाल इस तरह के करेंगे और करते रहते हैं। मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी इस बात को लेके है, आप चूँकि बिहार की कह रहे हैं, बिहारी लड़के मोहब्बत में बड़े डेडिकेटेड होते हैं क्या? अपने तजुर्बे से बताइए। होते हैं बिहार के लोग, जिसका दामन एक बार थाम लेते हैं वो साथ रहते हैं। आपने कितने दिनों तक हाथ पकड़ा और हाथ से दामन थामने में कितना टाइम लगा आपको? ये आप ही की तरह 9 साल आपको भी लगे, 9 साल मुझे भी लगे। मैं और रेनू एक बस में मिले थे। अच्छा। और वो 11th में थी और मैं पूसा में पढ़ रहा था। हमने सीट दी तो बैठ गई, उठी नहीं। अच्छा। और कुछ साल दोस्ती रही, फिर दोस्ती से गर्लफ्रेंड बनी, फिर वो शादी में बदल गई।
अब तो चर्चा करते भी थोड़ा शर्म आती है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए, उनके दोस्त सुनते हैं कि तेरे पापा लव स्टोरी सुना रहे थे मेहर जी के साथ। आज के दौर में तो आपको कहते कि दूसरे लोग जो आपके विरोधी पार्टी वाले हैं वो तो लव जिहाद इसे कहते हैं। नहीं, हमारा लव था, लव जिहाद नहीं। ये तो नया टर्म नहीं हो गया ये है। टर्म हम लोग के वक्त में ये इजाद ही नहीं था, कहीं था ही नहीं। हमें तो क्या था, मतलब आप जानते हैं कि बहुत सारे रिश्ते नाते आते थे, और हम लोग एक सुन्नी सैयद फैमिली में पैदा हुए हैं, और पिताजी और मेरी माँ भी चाहती थी कि कोई अच्छी जगह शादी हो, लेकिन हमने उसको मोहब्बत थी तो हमने उनको कहा कि नहीं, हम यहीं शादी करेंगे। तो हमारी शादी हो गई, अब रह रहे हैं। अब तो हम लोग 30 साल पार कर लिया हमने शादी के। आपकी शादी किस ईयर में हुई? मेरी हुई 94 में। अच्छा, 94 में हुई। रहता है जब आपकी शादी हुई तो शुरुआत में कितने, मतलब पैसे वैसे आपके पास में पॉकेट में अच्छा था ताकि लड़की इंप्रेस हो जाए, या मुफलिसी के दिन थे, कैसे थे? मुफलिसी के ही दिन थे। कई बार तो मैं नौकरी करता था, क्राउन टीवी में प्रोडक्शन इंजीनियर था। अच्छा, क्राउन टीवी में आपने नौकरी भी की? जी जी। कितने दिन? भंगेल के पास। कितने दिन? एक आध साल। एक आध साल नौकरी की है? और पूसा हॉस्टल, पॉलिटेक्निक हॉस्टल में रहता था, वहाँ से आता था। अच्छा। एक रूम हम लोगों ने कब्जा रखा था वहाँ। अच्छा। तो फिर एक बार नौकरी छूट गई, वहाँ के वो प्रोडक्शन मैनेजर जो थे उनसे झगड़ा हो गया। अच्छा। और नौकरी छूट गई, तो बहुत दिन तक नौकरी नहीं मिली। तो थोड़ा बहुत पैसा रेनू बचा के लाती थी तो हमें देती थी। अच्छा। फिर माइक्रो मशीन कंट्रोल एक फ्लैटेड फैक्ट्री में, अच्छा, वहाँ मैं सेल्स इंजीनियर हो गया। तो बोलना मुझे आता था तो मैंने उनका टाइमर उमर होता था। अच्छा। तो उसको मैं 2 घंटे में अपने काम करता ये था। किस ईयर की बात? 92-90 से पहले की बात है या उसके बाद? ये 90-91। अच्छा, मतलब इधर पार्टी में भी काम चल रहा था, उधर पार्टी में नौकरी चल रहा, लेकिन अपना काम करता था। हाँ, अच्छा। उससे कुछ पैसे आ जाते थे। अच्छा। फिर हमने थोड़े पैसे जमा किए, फिर रेनू के लिए एक तिलक नगर से एक चेन खरीदी। अच्छा। उनके लिए कपड़े खरीदे पहली बार? हाँ। अच्छा। फिर शादी के बाद, शादी हम लोगों ने कर ली थी, रजिस्टर्ड करा लिया था, ठीक है। लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था। फिर उनकी जो गर्मी छुट्टी हुई तो हम लोग निकल गए घूमने। अच्छा। उमा जी को बता दिया। अच्छा। तो फिर कोई फंक्शन नहीं हुआ हमारा शादी का। अच्छा। कोई रिसेप्शन नहीं। मैं किसी की शादी में जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा तो हुआ ही नहीं। अच्छा। तो हम लोग, जब मेरा पहला बेटा हुआ तो उमा जी ने अपने घर पे उसका फर्स्ट जन्मदिन मनाया अरबाज का। अच्छा। उसमें सब बड़े नेता आए। अच्छा। और वही पब्लिक फंक्शन हुआ जिसमें सब लोगों ने जाना कि मेरी शादी भी हो गई, ये बेटा भी। तो जब आपकी शादी हुई और फिर बच्चा भी हो गया, उसके बाद फैमिली से एक्सेप्टेंस तब भी नहीं हुआ? मेरे घर वाले तो मान गए थे। अच्छा। और मुश्किल से माने थे, वो भी बहुत मुश्किल में। लेकिन रेनू के घर के लोग मुश्किल से माने। अच्छा। बाद में मैं मिनिस्टर ही सब हो गया। तो फिर नहीं, वो उनके यहाँ लोग थोड़ा ब्राह्मण फैमिली है, समाज को जवाब देना है, तो बहुत दिक्कत थी मानना भी, क्योंकि समाज में उनको रहना था। बिल्कुल। तो बाद में अब तो मैं ही गार्जियन हूँ अपने ससुराल पक्ष का भी, क्योंकि रेनू बड़ी बेटी है और पिताजी उनके नहीं हैं। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। मतलब थोड़ा सा वक्त लगा, थोड़ी वक्त लगा। अब तो उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, दिवाली होती है, होली, तो हम ससुराल पक्ष में चले जाते हैं। ईद होती है तो ससुराल पक्ष मेरे यहाँ आ जाता है। तो हमारी जो सासू जी हैं, जो पहले बड़ी नाराज़ रहती थी, अब वो अपने बेटों से ज़्यादा अपने दामाद को मानती है। ये बताइए, आप जब मंत्री बन गए, पहले तो सांसद बने फिर मंत्री बन गए, तो तब भी वो स्कूल का काम करती रही या फिर अभी भी कर रही हैं वो? अभी भी कर रही हैं। मैं भारत सरकार मंत्री था तब भी वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, टाइम पे जाती थी, टाइम पे आती हैं। मतलब आपके पद का कोई बेनिफिट नहीं था? अभी भी वो आर.के. पुरम के सर्वोदय विद्यालय में पढ़ाती हैं। अच्छा जी, अभी भी टाइम पे जाती हैं और टाइम पे आती हैं। मैं तो उनको कहता हूँ अब स्कूल खोलने जाती हैं, बंद करके आती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। तो आपको कभी लगा नहीं कि मैं बोलूँ कि अब स्कूल छोड़ दो, थोड़ा टाइम मेरे लिए ही दो? भाई हमारी नौकरी तो परमानेंट है नहीं, उनकी एक की तो परमानेंट रहे, हमारी तो आती जाती रहती है, जीत जाते हैं फिर पेंशन मिलता है। नेताओं की नौकरी तो 24/7 की होती है। नहीं, कहाँ है हमारी? है, तो क्यों नहीं है हमारी आप नौकरी। सौरभ भारद्वाज जिसे बेरोजगार नेता मत कहिए, उन्होंने लिखा है कि मैं बेरोजगार नेता हूँ। नेता कभी बेरोजगार नहीं होता है। नहीं, मैं बेरोजगार नहीं कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं पेंशन लेता हूँ।
आपको तो पेंशन भी मिलता हाँ, होगा। तो अभी पेंशन ही ले रहा हूँ। लेकिन उम्र तो पेंशन लेने वाली है ही नहीं आपकी। अब पार्टी ने कार्यकर्ता बना के रखा है तो पेंशन भी ले क्यों, आप तो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। हाँ, तो उसमें तनख्वाह थोड़ी मिलती है, पेंशन ही तो मिलता है। नहीं, ये पेंशन जो है ना, ये पेंशन नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करना, वो मुझे ऐसा लगता है कि पद और जिम्मेदारी तो सरकार के साथ आती जाती है, ये पार्टी के लिहाज से ज़्यादा बड़ा नहीं, काम बहुत अच्छा है। देखिए, पार्टी अपना काम करती है और पार्टी में बहुत प्यार स्नेह है। मेरी जो पहचान है उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी पार्टी का है और दिन रात मेहनत है कि करते रहते हैं और अभी भी बिहार में कैसे एनडीए की सरकार बने इस पे काम कर रहे हैं। देखिए, आप ठहरे बिहार के, पॉलिटिक्स आपकी दिल्ली में मतलब ज़्यादा टाइम केंद्र वगैरह की करती रहे। मैं बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति पे थोड़ा सा कर लेता हूं बात आपसे। ये पता है, अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हार गए, आपकी पार्टी को ज़बरदस्त बहुमत मिल गई। अगला चुनाव 2030 में होगा। 2030 तक केजरीवाल जी का क्या भविष्य, पार्टी रहेगी बरकरार? कोई भविष्य नहीं है। एक केजरीवाल, एक था केजरीवाल, बस वही है। ये इनकम टैक्स का ऑफिसर था, वाइफ भी इनकम टैक्स की ऑफिसर थी। ये पहले भी आम आदमी नहीं था, गजेटेड ऑफिसर था। इसको लगा यहाँ पे नेता कैसे चोरी करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये सब आता था अरविंद केजरीवाल को। प्लानिंग से राजनीति में आए, लूटा दिल्ली को, शीश महल बनाया और आए और चले गए। अब अरविंद केजरीवाल नाम का कोई भी किसी राज्य में भी, ये पंजाब की सरकार जब तक है आम आदमी पार्टी, जैसे एक थी दलित मजदूर किसान पार्टी दम की पा, वैसे लोग कहेंगे एक था आप। कोई ये पार्टी का वजूद रहने वाला नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा? एकदम खत्म हो जाएगा। इनकी कथनी और करनी में जबरदस्त अंतर था। बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। नहीं तो उससे पार्टी, इनके पास तो देखिए साथी हैं, लोग हैं, वो छोड़ देंगे इनका साथ? सब छोड़ेंगे, सब बिछड़ेंगे बारी बारी। कौन कौन? तन्हा तन्हा रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल। पहले दो लोगों का नाम बताइए। नहीं, वो मैं को उनके उस पर इतना टाइम नहीं देता उनकी पार्टी में कि कौन क्या करेगा। हमें पता है कि पतझड़ आने वाला है, चेरी ब्लॉसम हो गया, अब पूरी तरह से बिखराव आएगा उस पार्टी में। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक था केजरीवाल हो जाएगा? एक था केजरीवाल यही हो जाएगा, क्योंकि जो कहा वो उससे वैगनार से आए, मेट्रो से आए, बना लिया शीश महल, दिल्ली को लूट लिया, करप्शन ही करप्शन। जनता बड़ी रिलैक्स महसूस कर रही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हटा के। और राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी प्रचार करेंगे। नहीं, प्रचार तो कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए क्या करेंगे? वो हमारी पार्टी का भी प्रचार तो वही करते हैं। देखिए, वो तो इस बार जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे, जब 99 सीटें आई उसके बाद, कि अयोध्या में आपको हराया, गुजरात में भी आपको हरा देंगे। इस पर कांग्रेस का अधिवेशन भी गुजरात में हुआ है। करने से क्या होगा, पैसा बहुत है कांग्रेस के पास, अच्छा खासा खर्च किया। कहते हैं आप लोगों ने अकाउंट ही बंद कर दिया, उनका पैसा नहीं, कहाँ से? पैसे की कमी नहीं है, कांग्रेस में पैसे कमी नहीं है? अभी भी पूर्ण नोटबंदी उनके लिए कहाँ है? नहीं है। अकाउंट में कम होगा, ऐसे तो बोरा का बोरा है। आपकी नोटबंदी तो फेल रही। अगर नहीं, उनके पास अभी कैश लिमिट है, उनके पास कैश लिमिट है। हाँ। ये कहाँ से खबर आई है? हमें पता है, वो सारे कार्यक्रम खर्चा इतना होता है, वो देख रहे हैं कि काफ़ी पैसा है उनके पास। अच्छा, चलिए शाहनवाज जी, आपसे तमाम तरह की बात हुई, लेकिन बात अधूरी रही है। पूछिए क्यों अधूरी? इसलिए रही कि आपके साथ रेणु जी हैं नहीं। आप रेणु जी को बुला के अलग से बात कर लीजिए। मैं आपके सामने, मैं क्योंकि रेणु जी का पॉडकास्ट अभी तक कहीं हुआ नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पे वादा करके जा रहे हैं कि मेरा अगला पॉडकास्ट रेणु जी के साथ होगा? मैं एकदम वादा करके जाता हूँ कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अब वो मानेंगी तो जरूर आएंगी। नहीं तो उसमें उनको कह दीजिएगा और अकेले आएंगी। सुनिए, नहीं, मैं चाहता हूँ कि 9 साल की प्रेम कहानी और इधर 9 साल की प्रेम कहानी, दोनों जने उधर से। आपकी या हमारी दोनों की प्रेम कहानी एक जैसी है। मैं भी बिहार का रहने वाला, उसी इलाके का जिस इलाके का आप है। जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि कोसी के जो लोग होते हैं बड़े कमिटेड होते हैं ना। चलिए शाहनवाज जी, आप हमारे पास आए और हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जी, शुक्रिया।